छोटा सा क्वेश्चन है बच्चे, आप सबको याद होगा यार, हम पहले लेक्चर में मोशन के बारे में पढ़े थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, याद है ना वो सारी चीजें। न्यूटन सेकंड लॉ बच्चे याद करना क्या होता था, इंपॉर्टेंट चीज था कि उस न्यूटन सर ने कहा था किसी भी बॉडी में लगने वाला जो फोर्स होता है, हेलो विनेता बच्चे, हेलो 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 हाय बच्चे, तो हाँ बच्चे 10 बार यूज कोड कर लो तो ये फ्री हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए बेसिकली क्या है ना कि कभी कभी सामने वाला समझ नहीं पाता है, ठीक है, आप 10 बार यूज करना आपका फ्री हो जाएगा। क्या दिमाग लगाते तुम लोग कुछ भी। अच्छा हाँ, क्या अपन था कि मेरे पास बच्चे दो चीजें थी, एक F इक्वल टू एम में इक्वेशन आया था और एक आया था एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी बाई डेल्टा पी। बच्चे उसी का यहाँ पे क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर मुझे चाहिए बच्चे। फाइंड आउट द फोर्स ऑन अ 1 kg ब्लॉक एट t इक्वल टू 8 सेकेंड। कह रहा आपको एक ग्राफ दिया है, v वर्सेस t का ग्राफ दिया है, और यहां पे t इक्वल टू 1 सेकेंड पे आपसे पूछ रहा है कि मुझे इस 1 kg ब्लॉक पर कितना फोर्स लग रहा है, ये मुझे जानना है। कैसे निकालोगे बच्चे, समझना यार, सोच के से देखना जल्दी बच्चे, यार इतने में तो आंसर आ जाना चाहिए था। बच्चे किसी का आंसर अभी तक आया क्या? यार बहुत इजी तरीका है, आपको याद होगा 1D में आपने एक चीज पढ़ा था कि v वर्सेस t ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है, और अगर किसी बॉडी का बच्चे एक्सेलरेशन पता है और उस बॉडी का मास पता है तो क्या उस बॉडी पे लगने वाला बिल्कुल 1 न्यूटन। यार बच्चे ध्यान से देखना, तो मुझे क्या जरूरत है कि मेरे पास एक kg का ब्लॉक है, इस पे कोई फोर्स लग रहा है बच्चे। अब ऑब्वियस है फोर्स लग रहा है तो इसके वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, है ना। अब ध्यान से देखना, ये t इक्वल टू 10 सेकेंड था तो t इक्वल टू कहीं 8 सेकेंड यहां पे होगा, t इक्वल टू 1 सेकेंड। अब ध्यान से देखना बच्चे, मैं आपसे ये कहूं v वर्सेस t ग्राफ का जो स्लोप होता है ये मुझे क्या देता है, एक्सेलरेशन। यानी बच्चे इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो मुझे क्या एक्सेलरेशन देगा, इस पॉइंट पर स्लोप। तो इस लाइन का स्लोप बच्चे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, अगर ये एंगल में थीटा ले लूं तो ये मेरे पास 10 है और ये मेरे पास बच्चे कितना है, ध्यान से देखना, ये मेरे पास 5 है, ये 10 है और ये 0 है बेसिकली। अच्छा एक चीज मुझे यहां पे देनी पड़ेगी कि ये मेरे पास t इक्वल टू, रुकना बच्चे, एक मिनट, ये जो t इक्वल टू 10 सेकेंड ये टोटल टाइम पीरियड दिया है बच्चे। यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको ध्यान से देखना, ये टोटल t इक्वल टू 10 सेकेंड दिया है बच्चे, ठीक है ना, और ये हाफ हाफ है, 5 सेकेंड ये है और 5 सेकेंड ये है बच्चे, क्योंकि आपको स्लोप निकालने के लिए ये पॉइंट चाहिए बच्चे, ये जरूरी है, ठीक है ना। तो यहां से ध्यान से देखना, अगर यहां से इसका स्लोप निकालोगे आप तो स्लोप मेरे पास आएगा y बाई एक्स। तो y की वैल्यू कितनी है बच्चे 10 और x की वैल्यू कितनी है 5, तो स्लोप की वैल्यू 2 आ गई। और यही जो मेरे पास बच्चे स्लोप है ये एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे पास फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी 2 न्यूटन, ठीक है ना। क्वेश्चन में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और देना था बच्चे कि ये जो पॉइंट है ये t इक्वल टू 10 है और ये t इक्वल टू 5 है, t इक्वल टू टोटल 10 सेकेंड के लिए दिया था, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। क्वेश्चन का मतलब क्या है समझना कि अगर v वर्सेस t का ग्राफ दिया है तो आप क्या निकाल सकते हो, उस ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स, ठीक है, क्लियर बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, मेरे पास फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, क्लियर है, और मुझे ये पूछा है कि फाइंड आउट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ब्लॉक इन 4 सेकेंड। कह रहा है भैया 4 सेकेंड में इस ब्लॉक पे कितना चेंज हुआ है मोमेंटम का, वो मुझे करना है।
वो बताना बच्चे, जल्दी बच्चे जल्दी। ध्यान से सुनना बच्चे, फोर्स और टाइम का मुझे ग्राफ दिया है। यहां पे ध्यान से देखना, F इजिकल टू मेरे पास बच्चे होता क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या ये चीज सही है? अब ध्यान से देखना बच्चे, dp को मैं क्या लिख सकता हूं, F इंटू dt। क्या ये चीज लिख सकता हूं? और बच्चे अगर मुझे चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहां से कहां तक के लिए, t इजकल टू 4 सेकेंड तक के लिए, यानी 0 से 4 सेकेंड के लिए, तो लिमिट क्या पुट करूंगा बच्चे, 0 से लेके t इजकल टू 4 सेकेंड तक, है ना। अब ध्यान से देखना यार, इंटीग्रेशन f डॉट डी टी का मतलब क्या होता था, आपको याद होगा कि अगर मैं इंटीग्रेशन f डॉट डी टी का मतलब क्या होता था, f वर्सेस t ग्राफ का अंडर एरिया द कर्व, अंडर एरिया द कर्व। अब ध्यान से देखना बच्चा, अंडर एरिया द कर्व कितना होगा, ये f और t का ग्राफ दिया है, यही तो होगा। यहां से यहां की डिस्टेंस 4 सेकेंड दिया है, यहां से यहां की डिस्टेंस 10 न्यूटन दिया है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है 4, हाइट कितना है 10, कितना हो जाएगा बच्चे, क्या ये 20 न्यूटन मीटर आ जाएगा क्या? यानी यही डेल्टा पी की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी, डेल्टा पी की वैल्यू 20 आ जाएगी। यानी जो चेंज है वो क्या होगा बच्चे, स्लोप क्या देगा बच्चे, f वर्सेस t ग्राफ का स्लोप df बाई dt। आपको याद है df बाई dt का फिजिक्स में कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता है, ठीक है ना। ओए फ्री फायर को सपोर्ट मत करो, ठीक है ना, अभी शांति से आप लोग पढ़ लो, यहाँ पे कुछ भी आप लोग करते रहते हो यार, अभी पढ़ लो यार बच्चे, ठीक है ना। फ्री फायर खेलने का बड़ा टाइम मिलेगा, है ना, कॉलेज में जब आप जाओगे ना तो बड़ा टाइम मिलता है, और वहाँ एक बड़ी सोसाइटी में खेलते हो। हम लोग को अभी भी याद है, हम जब पबजी पहली बार रिलीज हुआ था तो हम करीबन कभी कभी लेक्चर में टीचर नहीं आते थे, तो हम लोग क्या करते थे कि वो पूरा जो क्लासरूम होता था 10 से 15 बच्चे एक साथ मिलके उस क्लास के बीच में खेलते थे। बड़ा टाइम होता है कॉलेज टाइम में, ठीक है ना, उस टाइम पे कर लेना, अभी यहाँ पढ़ लो आप लोग, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना बच्चे, मैंने बात किया था कल नॉर्मल फोर्स टेंशन फोर्स के बारे में, ठीक है ना। ध्यान से देखना बच्चे, यहां पे दो चीजें हैं और मैं अब आपको फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बताऊंगा, बट यहां पे अभी ध्यान से सुनना कि यहां पे नॉर्मल फोर्स होता क्या है। जैसे यहां पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है कि मेरे पास एक क्या है, टेबल है, और इसके ऊपर मैंने क्या रखा है बच्चे, एक बॉक्स रखा है। इंटीग्रेट करके दो बच्चे, इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है भाई। आपको हमने ये क्यों बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग का अंडर एरिया द कर्व ही तो वैल्यू होता है यार, क्योंकि ग्राफ से आप इजीली चीजें फाइंड आउट कर सको, ठीक है ना। ध्यान से देखना बच्चे, यहां पे मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है ना, ये टेबल है। अब मैं इस ब्लॉक को इस टेबल पे रख दिया हूं। आपको पता है कि मेरे पास एक्शन रिएक्शन पेयर से मैं आपको बोलूंगा कि अगर मैं इस m मास के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, अभी इस पे और डीप में जाएंगे, बट यहां पे अगर मैं बनाऊं बच्चे तो ध्यान से देखना क्या होगा। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ये आप सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब दूसरा चीज बच्चे कि अगर ये मेरे पास ब्लॉक यहां पे है तो क्या ये ब्लॉक कहीं ऊपर नीचे मूव कर रही है? ध्यान से देखना बच्चे, मुझे आंसर बताना, क्या ये ब्लॉक ऊपर नीचे मूव कर रही है? आप कहोगे नहीं, तो भैया यहां पे जो एक्सेलरेशन होगा वो तो जीरो है ब्लॉक का। ब्लॉक का एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब इसमें जो फोर्स होगा बच्चे F एक्सटर्नल इक्वल टू ma, ये भी क्या होने वाला है, क्या जीरो होगा। तो मुझे एक चीज पता है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे की ओर ले जा रही है तो क्या यहां पे एक उल्टा फोर्स लगेगा क्या? और ये फोर्स लगाएगा कौन? टेबल लगाएगा। टेबल लगा रहा है किस पे? ब्लॉक पे। अब मुझे एक चीज बताना बच्चे, ये फोर्स कैसा फोर्स है? ध्यान से सुनना, ये फोर्स मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है और हमेशा परपेंडिकुलर है। तो मैं नॉर्मल फोर्स को बच्चे पुश काइंड का फोर्स बोला था और हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये चीज जरूर बोला था। तो ये दो चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अभी भी बोल रहा हूं, क्या याद रखना है अपने को? नॉर्मल फोर्स कहां लगेगा? जहां पे कांटेक्ट पॉइंट होगा, जहां पे भी मेरे पास सरफेस कांटेक्ट में होंगे वहां
नॉर्मल फोर्स लगेगा और हमेशा परपेंडिकुलर सरफेस और हमेशा पुश काइंड का फोर्स होगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान से देखना। अब यहां पे मुझे ये चीज तो पता चल गया, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया एक्शन का रिएक्शन भी तो होगा, तो आप क्या बोलोगे, भैया ये मेरे पास टेबल था, है ना, अगर मेरे पास एक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो बताना डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या यहां पे एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, और ये भी कैसा फोर्स होगा बच्चे, नॉर्मल फोर्स ही होगा, और इनकी वैल्यू सेम ही होगी। अगर इसकी वैल्यू n है तो इसकी भी वैल्यू n ही होगी, ध्यान रखना ये चीज। एक चीज और बता रहा हूं बच्चे, नॉर्मल हमेशा mg के इक्वल होता है नहीं, गलत है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। बहुत बार बच्चे गलतियां क्या करते हैं, नॉर्मल mg ये याद किए रहते हैं, आप बिल्कुल ये चीज नहीं करना, ठीक है। ये चीज मैं बार बार मना कर रहा हूं और मुझे पता है आप आगे चल के गलत करोगे, ठीक है ना। तो यहां ध्यान रखना, नॉर्मल mg के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्लियर। अब ध्यान से देखना बच्चे, यहां नॉर्मल ये टेबल पे लग रहा है, ठीक है, ये चीजें समझ में आई और ये हमेशा याद रखना ये चीज। अब दूसरा पॉइंट मैंने बोला था बच्चे, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स कहां पे लगता है, रस्सी में, जंजीर में, चेन या रोप, इन सब चीजों में क्या होता है बच्चे, टेंशन होता है। अब आप कभी भी ध्यान से देखना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे एग्जांपल देखना, ये मेरे पास एक बंदा है, यहां पे भी एक बंदा है, और ध्यान से देखना ये बंदा इस रस्सी को इस डायरेक्शन में खींचा, तो बताना ये B, ये A है, ये B है, B इस रस्सी को पकड़ा था, अगर A इस रस्सी को इस डायरेक्शन में खींचा तो बताना B कहां पे चला जाएगा। देखना, A यहां पे था, B को मैंने खींचा, तो क्या B इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा, यानी बच्चे B पे रस्सी का फोर्स लगा रहा है ना, किस डायरेक्शन में, रस्सी हमेशा बच्चे जो फोर्स लगाता है उसे टेंशन फोर्स बोलता हूं, ये फोर्स हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग या अलोंग द रोप बोल दो, ठीक है ना, और हमेशा बच्चे पुल टाइप का फोर्स होता है, ठीक है ना, ये हमेशा खींचने वाला फोर्स होता है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास एक ब्लॉक A है, एक ब्लॉक B है, ध्यान से देखना इस चीज को, ध्यान से देखना बच्चे, जैसे मेरे पास यहां पे मैंने दिया है एक ब्लॉक A, एक ब्लॉक B, और इस ब्लॉक पे एक फोर्स मैंने अप्लाई किया है, ठीक है ना। अच्छा, ये दोनों ब्लॉक रस्सी से जुड़े हुए हैं, मैंने यहां पे बच्चे ब्लॉक B को खींचना शुरू किया, तो क्या ये ब्लॉक A अपने साथ इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा, बिल्कुल कर देगा यार। अब ध्यान से देखना, अगर मैं B ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, अभी फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहा हूं, ठीक है ना, वरना अभी आप कहोगे सर फ्री बॉडी डायग्राम तो बोले ही नहीं आप, ठीक है ना। तो यहां पे बच्चे इस डायरेक्शन में एक फोर्स क्या लग रहा है, F, तो बच्चे इस पॉइंट पे क्या कांटेक्ट, अगर मैं आपसे स्ट्रिंग फोर्स पूछूं कांटेक्ट होगा, क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा कांटेक्ट में आके ही कांटेक्ट फोर्स लगाती है, तो ये पॉइंट में मेरे पास स्ट्रिंग है। अच्छा, ये स्ट्रिंग बच्चे ब्लॉक इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमेशा क्या करेगा, रस्सी इसको खींचने की कोशिश करेगा, यानी रस्सी पे जो फोर्स लगेगा बच्चे वो इस डायरेक्शन, यानी इस पे जो टेंशन फोर्स लगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अच्छा, ब्लॉक A पे देखना, ब्लॉक A पे, ब्लॉक A को भी तो खींच रहा होगा ना रस्सी, ठीक है ना। टेंशन फोर्स इक्वल A एंड B क्या है, टेंशन फोर्स इक्वल A एंड B क्या है, रुको बताते हैं बच्चे, ये टेंशन फोर्स है, ये चीज समझ में आया, मतलब दोनों में टेंशन। अब आप कहोगे सर टेंशन फोर्स क्या हमेशा हर एक पॉइंट पे इक्वल होता है, ये वाले पॉइंट पे मैं एक बार बताता हूं, ध्यान से देखना बच्चे, मैं एक पॉइंट आपको बताता हूं आइडियल रस्सी के बारे में, कहां पे लिख दूं, यहां पे लिख देता हूं, आइडियल स्ट्रिंग। देखना बच्चे, मैं इस अपने चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि मैं जब भी स्ट्रिंग की बात करूंगा, स्ट्रिंग मेरा बच्चे कैसा होगा, स्ट्रिंग हमेशा मेरा आइडियल होगा, और इस आइडियल स्ट्रिंग का मास हमेशा 0 होता है। जैसे एक छोटा सा पॉइंट आपसे बच्चे क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से सुनना, इसका आंसर सबके सब मुझे देना। मेरे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास मैं m=0 मान लेता हूं, क्या मान चलूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे ध्यान से सुनना यार, इस पे मैं फोर्स कैसा भी लगा दूं, फोर्स लगा दिया, कैसा भी फोर्स लगाऊं, इस ब्लॉक का कुछ एक्सेलरेशन भी है, यहां पे अगर मैं F=m में लिखूंगा तो यहां पे जो नेट फोर्स होगा क्या वो हमेशा 0 होगा, ध्यान से सुनना।
क्या बच्चे ये चीज समझ में आया? अगर कोई ब्लॉक, कोई बॉडी मेरे पास मासलेस है और उस बॉडी का क्या एक्सेलरेशन हो सकता है? हाँ हो सकता है सर, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट उस बॉडी पे फोर्स हमेशा जीरो होगा। क्या ये चीज क्लियर है? चलो बच्चे मैं यहां पे देखता हूं कि यहां पे ये जो मेरे पास स्ट्रिंग है, ठीक है ना, ये कैसा है? देखना, रस्सी का अगर मैं डायग्राम बनाऊं बच्चे, तो अगर यहां पे रस्सी इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, तो ये ब्लॉक इस वाले रस्सी के इस पॉइंट को मैं ए बोल दूं, तो क्या वहां पे टेंशन टीए लगा रहा होगा? चलो इसको टीए और इसको टीबी बोल दूं। ध्यान से सुनना, अगर रस्सी इस ब्लॉक ए को इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, तो ब्लॉक इस रस्सी को क्या इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? एक्शन रिएक्शन पेयर। और अगर यहां पे ये टीए से खींच रहा है, तो ब्लॉक भी इस रस्सी को टीए से ही खींचेगा, है ना? तो ये टीए, इसी तरह यहां पे बच्चे क्या होगा? टीबी। ब्लॉक का मास मेरे पास बच्चे 0 है, यानी एफ नेट इस पे कितना लगेगा? 0। यानी बच्चे यहां पे मैं देखूं तो क्या टीए इज इक्वल टू टीबी होगा? यानी मेरे एक चीज समझ में आया कि मासलेस आइडियल स्ट्रिंग में हर पॉइंट पे टेंशन सेम होता है, टेंशन इज सेम। किसी भी पॉइंट में बात कर लूं, टेंशन क्या होगा बच्चे? हर एक पॉइंट पे, एक रस्सी पे सेम होगा। क्या ये चीज समझ में आई? क्या ये चीज बच्चे क्लियर हुआ? बच्चे एक चीज होता हूं, जे एडवांस में अब आज का जो लेक्चर है ना, वो जे एडवांस के लिए भी सफिशिएंट है, ठीक है ना? अच्छा, यहां पे अगर मैं बॉल को बात करूं, तो बच्चे यहां पे देखना, ये मेरे पास बॉल था, ठीक है ना, मेरे पास एक ये बॉल को मैंने ऊपर उठाया हुआ है। अब ध्यान से देखना, बॉल पे बच्चे mg फोर्स तो नीचे लग रहा है, बट ये बॉल कहीं मूव नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये क्या कर रहा है? टेंशन फोर्स, इसको ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, टेंशन, ठीक है ना, इस वजह से कहीं मूव नहीं कर रहा है। टेंशन का मतलब समझिए। अब एक पॉइंट आता है बच्चे, पुली। ये पुली भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इन्हीं तीनों को ले दे के मेरे पास मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना? तो ये चीज समझने की कोशिश करना आप सब कि मेरे पास पुली क्या होता है। यार याद आया पुली के बारे में? पुली कहां पे यूज करते थे? वैसे अगर कोई मुझसे पूछे ना, तो सबसे पहली बार पुली मैंने देखा तो वो मूवी में ही देखा हुआ था। कहां पे? कुएं के पास। कुएं के पास अक्सर लोग पानी निकालने जाते थे, तो वहां पे किस चीज का यूज करते थे? 9 बजे, सही तो है यार टाइमिंग, ठीक है ना? तो मैं कैसे यूज करता था? पुली का। पुली बेसिकली करता क्या है यार? अभी मैं एक डायग्राम बनाऊंगा ना, उसमें समझ में आएगा कि क्यों मैं किसी भी चीज को उठाने के लिए पुली का यूज करता हूं, ठीक है? तो बच्चे यहां पे पहले एक बार हम देखते हैं पुली का डायग्राम क्या होता है। पुली क्या होता है? मेरे पास बेसिकली एक मेरे पास इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना? मैं क्या करता हूं, इसके एक पॉइंट पे यहां पे रस्सी डांग लेता हूं, यहां पे भी एक पॉइंट पे रस्सी लगा लेता हूं, और यहां पे मेरे पास मान लो मैंने पुली को अटैच किया हुआ है। ध्यान से सुनना बच्चे, अभी मैं इस टॉपिक में जो भी बात करूंगा वो मेरे पास पुली कैसा होगा? आइडियल पुली, ठीक है ना? चलो बच्चे, मैं यहां पे बात करूं कि मेरे पास एक m मास का ब्लॉक है, यहां पे भी मैंने m मास का ब्लॉक लगाया हुआ है। क्या ये कोई चीज प्रॉब्लम है इसमें? इसमें कोई प्रॉब्लम बच्चे? सर मास वाली पुली का क्वेश्चन करवाएंगे प्लीज? बच्चे बिल्कुल कराएंगे, मगर यहां जब भी मास मेरे पास पुली आ जाती है, भाई पुली के ऊपर अगर मैं मास बोल दूं ना, तो ये मेरे पास अब कॉन्सेप्ट आएगा बच्चे कहां का? सर्कुलर मोशन बोल रहा हूं, रोटेशनल मोशन का, इनर्शिया का। फिर वो वहां पे बात करेंगे बच्चे वो भी क्वेश्चन। बट यहां अभी आइडियल पुली की बात करते हैं। आइडियल पुली का मतलब क्या है? सर मास ऑफ पुली मेरे पास 0 ही होगा। अच्छा, मास 0 का होने का मतलब मैं हमेशा कहूंगा पुली पे जो नेट फोर्स लगेगा ना, वो ऑलवेज क्या होगा? क्या 0 होगा? वही चीज मासलेस है, और मासलेस चीज पे आप कुछ भी कर लो, नेट फोर्स हमेशा 0 ही आएगा। सर टेंशन फोर्स ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है मूव कराने के लिए? बच्चे ऑब्जेक्ट पे तो नहीं डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उसके एक्सेलरेशन पे, ठीक है ना? सर मास दोनों साइड में, हाँ दोनों साइड में भी मास सेम लिया हूं। क्यों? क्योंकि अभी मुझे एक्सेलरेशन की बात नहीं करनी है, ठीक है ना? अब ध्यान से देखना बच्चे, यहां पे एक ये रस्सी है, और ये पूरी रस्सी यहां से जाती हुई इस दूसरे ब्लॉक पे आ गई है, और यहां पे एक इस पुली को मैंने इस रस्सी से लटकाया हुआ है, ठीक है ना? अब ध्यान से देखना बच्चे,
भैया अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं, इस ब्लॉक की बात करूं तो इस ब्लॉक पे एक mg फोर्स नीचे लगेगा, एक टेंशन फोर्स ऊपर लगेगा। रीजन सर अलोंग द रस्सी ही लगता है और हमेशा क्या लगेगा, पुल टाइप का फोर्स होगा। अच्छा इसकी बात करूं सर ये mg नीचे लगेगा, इस पे टेंशन T ऊपर लगेगा। अच्छा यहां क्या ये दोनों टेंशन सेम होंगे? देखना भैया आइडियल रस्सी में मेरा हर पॉइंट पे टेंशन सेम ही होगा, तो भैया अगर इस रस्सी में टेंशन T माना हूं तो इस रस्सी में भी टेंशन T ही होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना बच्चे, मैं इस पुली का डायग्राम बना रहा हूं, इस पुली का, तो इस पुली पे तो एक रस्सी यहाँ पे, इस रस्सी क्या करेगी बच्चे, इसको खींचेगी पुली को, तो यहाँ पे एक टेंशन T लगेगा। अच्छा यहाँ पे टेंशन T है तो इस वाले पॉइंट पे भी तो टेंशन T ही लगेगा और इस वाले पॉइंट पे टेंशन T लगेगा। अच्छा यहाँ पे ये वाली जो रस्सी है इस पे टेंशन अलग हो सकता है, इसमें टेंशन में T2 मान लूं। क्यों सर, क्यों अलग इस रस्सी में? भैया रस्सी ही अलग है, ये तो एक पूरी रस्सी है मगर ये वाली तो रस्सी अलग है ना, तो यहां पे टेंशन अलग मान लिया। अब T2 यहां पे देखना बच्चे, इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना लग रहा है, डाउनवर्ड 2T और ऊपर कितना लग रहा है T2, तो T2 की वैल्यू क्या 2T के इक्वल हो जाएगी? ये चीज बताना, क्या ये चीज समझ में आया बच्चे? ठीक है ना। अब यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज निकल के आता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा क्यों इंपॉर्टेंट है, बट ये समझ में आया ना कि इस वाले रस्सी पे टेंशन 2T हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर हुआ कि आइडियल पुली का मास 0 होता है, इस वजह से इस पे नेट फोर्स हमेशा 0 आएगा, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। अब फ्री बॉडी डायग्राम होता है क्या है, मैं इस पे बात करता हूं और इसके कुछ चीजें हैं वो आपको बताता हूं। मेंशन योर स्टेट ऑल ऑफ, ध्यान से सुनना। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है बच्चे, मैं किसी भी सिस्टम पे फोर्स को दिखाता हूं। कौन सा फोर्स बच्चे? वो फोर्स जो मेरे पास दूसरों के कारण उस बॉडी पे लग रहा है, फोर्स जो मेरे पास अनदर सिस्टम लगा रही होगी, अप्लाई कर रही होगी, ठीक है ना। मतलब मैं अपने फ्री बॉडी डायग्राम के, जैसे मैंने अगर ये कह दिया कि मेरे पास ये कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम के mg नहीं लिखाऊंगा, ठीक है ना। मैं क्या क्या लगाऊंगा, एक mg, मतलब इस ब्लॉक पे जो अलग अलग फोर्स लगा रहे हैं वो मैं दिखाऊंगा, समझ रहे हो। तो मैं क्या करता हूं, हमेशा जब भी मेरे पास फ्री बॉडी डायग्राम होगा तो इसके अगल बगल सिस्टम में जितने भी चीज है वो इस पे कौन कौन से फोर्स लगा रहे हैं वो शो करता हूं, समझ में आया। अब यहां पे बेसिकली मेरे पास दो ही तरह का फोर्स लगता है, ठीक है ना। अभी जो आप पढ़ोगे ग्रेविटेशनल फोर्स, वो तो सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगा दोगे, और दूसरा कांटेक्ट फोर्स। बस यही दो फोर्सेस की बात करता हूं मैं। और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से पहले बच्चे हमेशा 3 पॉइंट का याद रखेंगे आप, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला सर इनविजिबल फोर्स मैं पहले निकालूंगा, इनविजिबल फोर्स कौन से हैं वो देखूंगा। बेसिकली इनविजिबल फोर्स मेरे पास mg होता है, मतलब ग्रेविटेशनल। दूसरा फोर्स मैं कौन सा देखूंगा, सर वो फोर्स जो कांटेक्ट फोर्स होंगे, कांटेक्ट फोर्स। और फिर मैं क्या देखूंगा, सर जो एक्सटर्नल मैंने फोर्स लगाया है ना वो फोर्स मैं शो करूंगा। तो ये 3 चीजें ही देख के आप अपना सारा फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। बच्चे ये 3 पॉइंट आप पहले समझना, मैं क्वेश्चन दूंगा, गलत बात नहीं है, मगर ये 3 पॉइंट मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं आपसे, वो मुझे पता है आगे चल के गलत करोगे आप। सबसे होता है यार, हमसे भी हुआ था, हम अपने टाइम पे बता रहे हैं, इसी एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि होती है गलतियां। तो ये 3 पॉइंट आप हमेशा याद रखना, ठीक है। अब बच्चे एक छोटा सा क्वेश्चन है, मेरे पास 1 बॉडी, 2 बॉडी और 3 बॉडी है, बॉडी ए, बॉडी बी और बॉडी सी। बॉडी ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, बॉडी बी का और बॉडी सी का, ठीक है ना। नहीं होगी मेरे को पता है, अच्छी बात है, नहीं होगी, मकसद भी यही है हमारा। देखना अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। पहले बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ए का। देखना इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चे, एक इनविजिबल फोर्स,
क्या लग रहा है बच्चे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और एक बच्चे कांटेक्ट पॉइंट, क्या ये मेरे पास कांटेक्ट पॉइंट है, कांटेक्ट पॉइंट है, और कांटेक्ट किससे है, सरफेस से है। सरफेस से अगर लगाने वाले की बात करूं तो क्या होगा, कांटेक्ट पे अगर मैं सरफेस से कहूं तो नॉर्मल फोर्स लगेगा, यानी इस पॉइंट ए पे मेरे पास एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, इस नॉर्मल फोर्स को मैं n बोल दूं। तो यहां पे केवल फ्री बॉडी डायग्राम में दो तरह के फोर्स हैं, फ्रिक्शन वैसे भी नहीं लगेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है ना। चलो बच्चे बॉडी सी पे, बी पे बात करते हैं। अगर इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं बच्चे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये तो सेम ही होगा, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, mg और यहाँ पे नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में, क्या कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब जरा इस वाले ब्लॉक का एक बार आप लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, इस वाले ब्लॉक का बच्चे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस वाले ब्लॉक पे ब्लॉक का मास है m। अब ध्यान से देखना, पहले सर इनविजिबल फोर्स बता दो, इनविजिबल फोर्स है यानी mg नीचे डायरेक्शन में, क्या ये बात क्लियर हुआ, mg नीचे तो लग गया, ये इनविजिबल फोर्स हो गया बस। दूसरा पॉइंट मुझे सर आपने कहा था कांटेक्ट पॉइंट ढूंढो, तो कांटेक्ट पॉइंट ढूंढते हैं। एक तो सर कांटेक्ट पॉइंट ये है मेरे पास, और एक सर ये वाला कांटेक्ट पॉइंट है ना। तो सर देखना, जो ये कांटेक्ट पॉइंट है और यहां पे ये कांटेक्ट पॉइंट है, यहां पे देखते हैं फोर्स कैसा लगेगा। सर सरफेस के कारण लग रहा है यानी नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर होगा, और बच्चे पुश टाइप का फोर्स होगा, यानी यहां पे ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी यहां पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा ये ऊपर की ओर लगेगा बच्चे, नॉर्मल। ये चीज क्लियर है। अब ध्यान से देखना, सर ये भी तो कांटेक्ट पॉइंट है, तो यहां पे भी एक कांटेक्ट पॉइंट है, क्या सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, ऊपर या नीचे। अब अगर मैं बात करूं बच्चे ये, तो क्या ये पुश करने वाला फोर्स होगा, मतलब दबाने वाला फोर्स, तो इस सरफेस को दबाने के लिए कहां पे फोर्स लगाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये n2 में फोर्स बोल देता हूं, इसको n1 और इसको n2 फोर्स बोल देता हूं, और ये भी मेरे पास नॉर्मल ही होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से करके आप ये सारी चीजें लगा सकते हो। ये चीज समझ में आई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरे पास एक इस तरह का सरफेस है और इस सरफेस के बीच में मैंने m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, m मास का ब्लॉक रखा हुआ है। आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है इस m मास के ब्लॉक का। सोचना, आपको थोड़ा सा रिपीट बच्चे, क्या चीज रिपीट करना है नीरज, ये वाला क्वेश्चन बच्चे ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, फिर वही तीन चीजें बोलूंगा, इनविजिबल फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, और मैं जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं वो, ठीक है ना। ईरोडो बुक क्वेश्चन, ईरोडो नीट के लिए मत टच करो यार, नीट के लिए कोई जरूरी ही नहीं है। अरे नीट में बड़े अच्छे सवाल आते हैं, कॉन्सेप्चुअली बेसिक सिंपल, बहुत अच्छे, ठीक है ना। ऐसे बहुत ज्यादा टिपिकल सवाल कभी नहीं पूछे गए, ठीक है ना। अच्छा ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं बच्चे कैसे होगा। ध्यान से देखना बच्चे, पहले तो इस ब्लॉक पे एक बार mg फोर्स लगा दूं मैं, क्योंकि मैं पहले इनविजिबल फोर्स ही देखता हूं। वर्मा अच्छी बुक है यार, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे पहला तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला था, कांटेक्ट पॉइंट। तो एक कांटेक्ट पॉइंट ये है और दूसरा कांटेक्ट पॉइंट ये है बच्चे, ध्यान से देखना। ये मेरे पास इस तरह का एक सरफेस है और यहाँ पे इस तरह का एक सरफेस है ना। यहाँ पे एक कांटेक्ट पॉइंट है और यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट है। अब देखना बच्चे, क्या सरफेस ये है मेरे पास, ये सरफेस है ना। अब इस सरफेस के क्या लगेगा बच्चे, परपेंडिकुलर। तो यहां पे बच्चे एक नॉर्मल फोर्स तो लगेगा n1, और यहां पे बच्चे ये सरफेस है इस तरह से, और यहां पे एक परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा n2। यानी अगर बात करूं तो यहां पे n1 लग जाएगा और यहां पे फोर्स लग जाएगा बच्चे n2। क्लियर है, ठीक है ना। बिल्कुल बच्चे, आप कंसीडर करते हो ऑब्जेक्ट एज अ पॉइंट, इसी वजह से इस बॉडी के रोटेशन को मैं नेग्लेक्ट मान के चलता हूं। ध्यान से सुनना, पॉइंट ऑब्जेक्ट आपके हिसाब से क्या है, आप क्या इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलोगे या इसको। मैं इसको भी पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलूंगा और इसको भी एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करूंगा। कब तक, जब तक मैं इन दोनों के रोटेशन की बात ही ना करूं।
ये चीज ध्यान से सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है कि ब्लॉक अगर रोटेट नहीं कर रहा है ना तो उस ब्लॉक को आप बहुत इजीली पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो। क्लियर? चलो बच्चे, अब एक चीज आता है मेरे पास बच्चे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ध्यान से सुनना। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, पहले तो ये समझते हैं यार इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, उसके बाद ट्रांसलेशनल पे आते हैं। ध्यान से सुनना यार, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जब कोई चीज अपने रुकी हुई पोजीशन पे आ जाए। समझ रहे हो? जैसे आप इक्विलिब्रियम का यूज कहां पे करते हो? केमिस्ट्री में बहुत बार करते होगे, ठीक है ना? या फिर कभी कभी डेली लाइफ में आप ऐसे यूज कर लेते हो ना कि जब कोई चीज बिल्कुल बैलेंस हो, कहते नहीं है कि दो चीजों काफी इक्विलिब्रियम पे चल रहे हैं, मतलब दोनों चीज बैलेंस होके चल रहे हैं। बेसिकली इक्विलिब्रियम का अगर मैं मतलब बताऊं ना तो आप बैलेंस बोलोगे कि बैलेंस्ड है चीजें। बैलेंस्ड का मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखना कि किसी, यहां पे भी किसके बारे में बात कर रहे हैं? फोर्स के बारे में ना। तो इक्विलिब्रियम का मतलब मेरे पास किसी भी ब्लॉक पे, किसी भी सिस्टम पे अगर नेट फोर्स बैलेंस है तो मैं इस सिस्टम को उसके इक्विलिब्रियम पे मानूंगा। तो यहां पे बच्चे अगर किसी भी ब्लॉक पे या किसी भी सिस्टम पे एफ नेट 0 आ जाए तो मैं क्या बोलूंगा बच्चे? वो ब्लॉक मेरा कहां पे है? इक्विलिब्रियम पे। जैसे यहां पे फोर्स एफ लग रहा है, इसके अपोजिट भी फोर्स एफ लगा दूं तो नेट फोर्स क्या है? 0। तो ये इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम का ये मतलब कभी मत समझना कि ब्लॉक रुकी हुई है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये कभी नहीं होता है ब्लॉक कांस्टेंट v वेलोसिटी से चल रही है। इसका मतलब वो उस पे नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 का मतलब वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है बच्चे। समझ रहे हो? मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन का साफ मतलब क्या हुआ? जहां पे एफ नेट मेरे पास सिस्टम का 0 है, ये इक्विलिब्रियम का मतलब होता है। अब ट्रांसलेशनल मतलब क्या है बच्चे? आप रोटेशन पढ़ोगे, रोटेशन में आप देखोगे बॉडी रोटेट कर रही है, बट यहां अभी हम रोटेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम केवल कांस्टेंट सीधे चलने की बात कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं। सर एमटीजी बुक सही है कि नहीं? यार एमटीजी बुक सही है। अगर एमटीजी आपके पास मैगजीन आता है ना तो काफी अच्छा है। हम अपने टाइम पे सॉल्व किए थे, मेरे को काफी अच्छा लगा था। ठीक है ना? कर लेना ये चीज अगर है तो, वरना और भी सारी बुक है अगर हैं आपके पास अवेलेबल है, सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है एमटीजी का, तो सॉल्व कर सकते हो यार, अच्छा है। ठीक है ना? मगर टाइम मिले तो, बाकी किसी एक ही बुक पे रुके रहना। बैलेंस सिस्टम। अब मैं एक चीज कह रहा हूं बच्चे, मेरे पास एक ये है एम मास का कोई ब्लॉक है, ठीक है ना? अब इसमें देखना, एक मेरे पास भाई एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग सकता है जिसे मैं एफ एक्स बोल रहा हूं, वाई डायरेक्शन में फोर्स लग सकता है जिसे एफ वाई बोल रहा हूं, और बच्चे जेड डायरेक्शन में भी इस पे फोर्स लग सकता है जिसे मैं एफ जेड बोल रहा हूं। तो कहने का मतलब क्या है? एफ नेट का मतलब क्या है? सर एक्स डायरेक्शन पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, वाई डायरेक्शन पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ये नेट फोर्स है बच्चे, और जेड डायरेक्शन पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो मैं ब्लॉक को क्या बोलूंगा? इक्विलिब्रियम पे बोलूंगा। क्या ये चीज क्लियर है? बताना, क्या ये चीज क्लियर है बच्चे? मतलब एक्स डायरेक्शन में भी मेरे पास ब्लॉक पे सिस्टम पे पूरा का पूरा 0 होगा, वाई डायरेक्शन पे भी और जेड डायरेक्शन पे भी फोर्स 0 होगा। क्या ये चीज क्लियर है? अब ध्यान से सुनना यार बच्चे, मैं पीछे वाले क्वेश्चन पे आता हूं और यहां पे अब मैं n1 और n2 नॉर्मल की वैल्यू आपसे निकलवाने की कोशिश कर रहा हूं। इरेज ऑल कर दूं? कर देता हूं। पेन चूज कर लूं? चूज कर लिया। अब मैं बच्चे यहां पे आपको एंगल दे देता हूं। पेन चूज नहीं हुआ यार, अब हो गया। ये एंगल मैं आपको दिया हूं थीटा, ये एंगल भी दिया हूं बच्चे थीटा, ठीक है ना? अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस ब्लॉक का मास m है और ये ब्लॉक क्या बच्चे? इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम पे है क्या? तो अब देखना, क्या ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में कहीं एक्सेलरेट हो रहा है? बिल्कुल नहीं होगा। क्या इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है? नहीं हो रहा है। अरे बॉल का अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स तो 0 होगा ही होगा। तो क्या यहां पे बच्चे आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स ड्यू टू ईच सरफेस।
क्या ये चीज कर सकते हैं आप? N1 इज mg cos थीटा बच्चे, यहां N1 N1 N1, ठीक है, सही है। करें यार फातिमा बच्चे, आंसर नहीं दे रहे हो आप, करना है यार बच्चे। राकेश 5.46 क्यों आ जाएगा, वैल्यू तो मैंने कुछ दिया ही नहीं है। यहां पे देखना बच्चे, मैं कैसे सॉल्व करता हूं इसको ध्यान से देखना। मैं पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं बाबू, ठीक है ना, ध्यान से देखना। एक सरफेस मेरे पास ये था, एक सरफेस मेरे पास ये था, और यहां पे मेरे पास बच्चे ब्लॉक रखा हुआ था, है ना। इस ब्लॉक पे बच्चे एक mg फोर्स तो नीचे लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां पे देखना ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। अब इस वाले सरफेस पे एक n1 फोर्स लगेगा और इस वाले सरफेस पे भी बच्चे एक n2 फोर्स लगेगा। अभी मुझे नहीं पता है n1 n2 की वैल्यू क्या है, मगर अब मैं ध्यान से देखता हूं बच्चे। यहां पे देखना बच्चे, इस पॉइंट में मैं इसका कंपोनेंट ले रहा हूं। सर कंपोनेंट क्यों ले रहे हो, ध्यान से बोलना, आप बताना कंपोनेंट क्यों ले रहे हैं। यार देखना, मुझे पता है कि मेरे पास इस ब्लॉक का कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, ना ही एक्स डायरेक्शन में ना ही वाई डायरेक्शन में। यानी एक्स डायरेक्शन पे भी एफ एक्स नेट कितना होगा, एफ एक्स नेट भी 0 होगा और एफ वाई नेट भी कितना होना चाहिए, 0। यानी वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, चीजें 0 होनी चाहिए। अरे बच्चे ऐसा नहीं सबका पढ़ते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सबका पढ़ रहे होते हैं। यहां पे बच्चे ध्यान से देखना, अब मैं n2 का कंपोनेंट ले रहा हूं x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। अच्छा बच्चे ये एंगल थीटा है तो ये क्या 90 माइनस थीटा होगा, ध्यान से देखना, ये थीटा 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल आप थीटा मान लो। ये थीटा एंगल समझ में आया, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो बच्चे अगर n2 का कंपोनेंट लूं तो ये इसका x कंपोनेंट तो आएगा m2 साइन थीटा और y कंपोनेंट बच्चे कितना आ जाएगा, n2 cos थीटा। क्या ये चीज समझ में आया? सेम इसी तरह बच्चे अगर मैं n1 का कंपोनेंट लूं तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये n1 cos थीटा और ये n1 साइन थीटा। अब देखना बच्चे, x डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 कर रहा हूं, तो नेट फोर्स 0 कैसे होगा, यहां पे पॉजिटिव डायरेक्शन में n1 साइन थीटा है तो n1 साइन थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन में, n2 साइन थीटा नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस n2 साइन थीटा नेगेटिव डायरेक्शन में इक्वल टू 0। मैं क्या कर रहा हूं, fx इक्वल टू 0 का इक्वेशन लगा रहा हूं। यहां से बच्चे आपको दिख रहा होगा कि n1 इक्वल टू n2 आ गया, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन दिख रहा है बच्चे, mg डाउनवर्ड लग रहा है तो क्या माइनस mg लिख दूं, माइनस mg लिख दिया। ऊपर n2 cos थीटा और n1 cos थीटा आ रहा है तो यहां पे प्लस n1 cos थीटा प्लस n2 cos थीटा इक्वल टू 0 कर दूं। कैसे किया सर, fy के डायरेक्शन में भी फोर्स, नेट फोर्स 0 होगा, ठीक है ना। तो यहां से देखना बच्चे, यहां से अगर n1 और n2 की वैल्यू इक्वल करोगे तो क्या आ जाएगा, n1 की वैल्यू अगर n2 की जगह n1 रख दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी mg अपॉन 2 cos थीटा। क्या ये चीज समझ में आई बच्चे, ये चीज बोलना, एक बार थम्स अप कर देना ताकि मैं समझ जाऊं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ चुका है। बच्चे समझने में क्या है भाई, मैंने क्या बोला कि मेरे पास इस ब्लॉक का नेट एक्सेलरेशन 0 है। नेट एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या हुआ कि भैया नेट एक्सेलरेशन 0 यानी एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 और वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स 0। अब ये दिक्कत आ सकता है सर कंपोनेंट कैसे ले, यार कंपोनेंट लेने में क्या है, एक एक्स डायरेक्शन ये है और वाई डायरेक्शन ये है। अगर यहां पे ध्यान से देखना बच्चे, ये मेरे पास नॉर्मल है, ठीक है ना, और मैं इसको इस तरह से अगर एंगल डिवाइड कर दूं तो मैं आपको एक बार फिर से बता दे, तो बस यहां थीटा लेने में आपको दिक्कत हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये एंगल बच्चे थीटा है तो ये एंगल क्या 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा, तो वही तो है बच्चे, ये एंगल मेरे पास थीटा है तो इसका थीटा के डायरेक्शन में लेता हूं तो कॉस आता है, थीटा के दूसरे डायरेक्शन में साइन वाला कंपोनेंट आता है। अरे टफ कहां है यार बाबू, सब तो इजी है, ठीक है ना।
ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन ये है बच्चे कि मैं आपको टेंशन फोर्स मुझे फाइंड आउट करना है। ये एंगल 45 डिग्री है और ये भी एंगल बच्चे 45 डिग्री है। फाइंड आउट द टेंशन, फाइंड आउट द टेंशन फोर्स ऑन ईच रॉड। रॉड की जगह आप स्ट्रिंग बोल दो या रोप बोल दो, ये फाइंड आउट करना है बच्चे। हाँ भाभी बच्चे कच्चे यार क्या। यहां पे बच्चे ध्यान से देखना, मेरे पास दो रस्सी है, एक रस्सी ये, एक रस्सी ये, दोनों वर्टिकल डायरेक्शन से 45 डिग्री का क्या बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं। और यहां पे ब्लॉक 2m इस रस्सी से लटका हुआ है बच्चे। आंसर बताना बच्चे कितना आएगा, फातिमा? जल्दी बताना बच्चे आंसर। इजी है यार। अच्छा ये बताना, क्या ये ब्लॉक का कोई एक्सेलरेशन होगा? ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो है नहीं, ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है। तो ब्लॉक पे एक्स डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स और वाई डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स क्या होगा बच्चे? 0। क्लियर है ये चीज? अब मैं बताता हूं इसका डायग्राम कैसे बनाऊंगा। भैया मैंने पहले एम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। सॉरी 2m मास है तो 2m का मैं कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। ये 2m मेरे पास बच्चे कितना हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्या 2mg। पहले फ्री बॉडी डायग्राम में आप हमेशा क्या करते हैं, जो इनविजिबल फोर्स है वो करते हैं। अब बच्चे यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे एक रस्सी जुड़ा हुआ है इस कांटेक्ट पॉइंट पे, है ना। तो इस रस्सी में मेरे पास एक फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसे टेंशन T1 बोल दूं मैं। अपवर्ड क्यों, क्योंकि ये रस्सी खींचने वाला फोर्स है, ठीक है ना। तो यहां से बच्चे एक इक्वेशन तो ये आ गया। दूसरा इक्वेशन देखना, मैं इस पॉइंट के लिए नेट फोर्स की बात कर रहा हूं, ये पॉइंट का, इस पॉइंट को मैं पॉइंट बी मान लेता हूं। तो पॉइंट बी पे देखना बच्चे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अब देखना इस पॉइंट बी पे एक तो ये जो रस्सी है वो नीचे फोर्स लगाएगी, कितना, क्या T1 ही होगा। ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे अगर टेंशन T1 लग रहा है तो सेम रस्सी है, तो ये रस्सी भी इस पे T1 नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, खींच रहा होगा। अब यहां पे एक रस्सी है, वो टेंशन इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन पे लगाएगा। यहां पे मैं बोल देता हूं कि सर ये रस्सी इस पॉइंट पे T2 फोर्स लगाएगी और ये T3। मुझे अभी नहीं पता है T2 और T3 सेम है कि अलग अलग, तो T2 मान लिया और इसे T3 मान लिया। अब ध्यान से देखना बच्चे, ये मेरे पास एंगल 45 होगा, ये भी 45 होगा। अब इस T2 और T3 का मैं क्या ले लूं, कंपोनेंट ले लूं। कंपोनेंट लोगो तो T3 का बच्चे आ जाएगा T3 cos 45 यानी T3 डिवाइड बाई √2, और यहाँ पे एक T3 का आ जाएगा T3 डिवाइड बाई √2। ऐसे बच्चे T2 का करोगे तो T2 का क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में T2 डिवाइड बाई √2 कंपोनेंट और इस डायरेक्शन में T2 डिवाइड बाई √2 का कंपोनेंट। देखना बच्चे x डायरेक्शन में फोर्स 0 होना चाहिए, fx भी 0, fy भी 0। fx 0 करोगे बच्चे तो क्या T2 इक्वल टू T3 आएगा। ध्यान से देखना भैया, T3 और T2 बराबर होगा तभी तो ये दोनों बैलेंस होगा फोर्स। अब ध्यान से देखना, ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे के इक्वल होना चाहिए भाई। Fy 0 यानी जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे। तो ऊपर फोर्स कितना लग रहा है बच्चे, T2 और T3 को मैं इक्वल बोल दूं तो यहां पे लगेगा 2 टाइम्स ऑफ T3 बाई √2 और ये इक्वल होना चाहिए बच्चे T1 के। तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 इंटू T3 बोल दूं, है ना। और यहां से बच्चे ये ब्लॉक पे भी तो नेट फोर्स 0 है, तो नेट फोर्स 0 है तो T1 की वैल्यू कितनी है बच्चे, mg। तो T1 की वैल्यू mg है, तो बच्चे यहां से बताना T3 की वैल्यू कितनी आएगी। T3 की वैल्यू आएगी मेरे पास T1 बाई √2, T1 बाई √2 यानी T3 mg बाई √2 आ जाएगा, और T2 बच्चे T3 के इक्वल ही है यानी mg बाई √2। क्या ये चीज क्लियर हुआ, समझना बच्चे इस चीज को। क्या ये क्वेश्चन बच्चे क्लियर हुआ।
देखना आपको केवल क्या करना है, मैं एक इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और एक यहां पे ये जो पॉइंट था इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, बस यही दो किया, सारी चीजें मेरे पास आंसर आ जाएंगी बच्चे, कोई दिक्कत? क्लियर है ना यार, बहुत इजी होता है, बस आपको इस पूरे चैप्टर में एक काम करना है, केवल एक काम, केवल और केवल फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चे, मेरे पास ये क्वेश्चन है पुली का, ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा है, फाइंड आउट द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग इफ बकेट इज इन इक्विलिब्रियम। मैंने क्या किया है बच्चे, ये बकेट है, ठीक है ना, ये बकेट मेरे पास एक पुली से लटका हुआ है। अब यहां पे मैं एक फोर्स F लगा रहा हूं, ये इस बकेट को रोकने के लिए काफी है, सफिशिएंट है। तो इसमें जितने भी रस्सी हैं, एक रस्सी ये है पूरा का पूरा दिख रहा होगा आपको, और एक रस्सी ये है, इन सारे रस्सी में कितना मेरे पास टेंशन फोर्स होगा ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहले ये बताना बच्चे, नीचे वाले रस्सी पे कितना टेंशन होगा। यहां नीचे वाले रस्सी पे कितना टेंशन होगा बच्चे, बताना जरा। चलो एक बार मैं बच्चे इस वाले रस्सी की बात करता हूं, ठीक है ना, इस वाले रस्सी की, ध्यान से देखना। अगर मैं बच्चे इस वाले रस्सी की बात करूं तो इस वाले रस्सी को तो F फोर्स से खींचे रहे हो ना आप, किस फोर्स से खींच रहे हो, F फोर्स से। अब मैं यही बोला था कि इस टॉपिक में मैं जो रस्सी लेता हूं ये आइडियल रस्सी होता है। आइडियल रस्सी का मतलब क्या हुआ, आइडियल रस्सी का मतलब हुआ कि ये पूरे रस्सी का मास 0 होगा, ठीक है ना। मास 0 होने का मतलब इस रस्सी पे जो भी टेंशन होगा वो हर एक पॉइंट पे सेम होगा। तो बच्चे इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो फोर्स मैं इस डायरेक्शन पे लगाया हूं बच्चे, तो इस रस्सी पे टेंशन किस डायरेक्शन पे लगेगा, क्या बच्चे इस रस्सी पे टेंशन इस डायरेक्शन पे लगेगा क्या, है ना। तो बच्चे रस्सी पे टेंशन और ये फोर्स दोनों क्या होने चाहिए, नेट फोर्स यहां पे 0 होना चाहिए, नेट फोर्स इस पॉइंट पे। रीजन, क्योंकि मासलेस है, रस्सी मासलेस है तो इस पे फोर्स हमेशा 0 आएगा, फोर्स 0 होगा यानी इस पे जो टेंशन फोर्स है, अभी मैं इसको T1 बोल दूं तो T1 की वैल्यू क्या F के इक्वल होगी, मानते हो ना बात, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब इस बकेट का एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये मेरे पास बकेट ऐसे ही बना है ना, बकेट है। अब इस बकेट पे बच्चे फ्री बॉडी डायग्राम जरा बनाना। भैया देखना, एक बकेट पे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या फोर्स लगेगा, एक फोर्स लगेगा, कौन सा, mg, मुझे नहीं पता, मैं इस ब्लॉक का मास m मान लेता हूं। अब ध्यान से देखना, इस वाले पॉइंट से कौन जुड़ा हुआ था, रस्सी जुड़ा हुआ था, और रस्सी बच्चे टेंशन फोर्स क्या ऊपर लगाएगा, तो टेंशन फोर्स रस्सी ऊपर लगा दिया। क्या ये चीज क्लियर हुआ? तो यहां से देखना बच्चे, इस टेंशन का फोर्स T1 ही होगा। क्यों? क्योंकि सर ये पूरी रस्सी एक ही से जुड़ी हुई थी। अगर इस रस्सी पे टेंशन T1 हुआ तो इस पॉइंट पे भी रस्सी पे टेंशन T1 ही होगा। तो यहां पे रस्सी T1 हो गया, और T1 की वैल्यू तो यहां से आपको पता है F होता है। और अगर बच्चे ये ब्लॉक रुका हुआ है तो इस पे भी नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स सर 0 होगा तो ये mg की वैल्यू भी किसके इक्वल होनी चाहिए, F के इक्वल होनी चाहिए। क्या ये चीज समझ में आया? अब बच्चे हम यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस पुली का। ध्यान से देखना, इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बच्चे। देखना इस पुली पे कैसे कैसे फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो सर ये इस वाले रस्सी के कारण यहां पे एक टेंशन लगेगा, तो मैं मान लेता हूं सर ये टेंशन मैं T2 मान लेता हूं, तो ये रस्सी से टेंशन T2 हो गया ऊपर की ओर, है ना। इस पुली मासलेस होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नहीं, छोड़ दिया। अब सर एक कांटेक्ट पॉइंट ये है और एक कांटेक्ट पॉइंट ये है। ध्यान से देखना आप भैया, एक कांटेक्ट पॉइंट है और यहां पे भी टेंशन कितना लगेगा सर, T1 ही लगेगा। तो सर इस वाले कांटेक्ट पॉइंट पे टेंशन फोर्स T1 लगेगा। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा यहां वाले जो कांटेक्ट पॉइंट है यहां पे देखना, यहां पे टेंशन भी T1 ही लगेगा,
क्योंकि इस पॉइंट को भी तो खींच ही रहा होगा। अब ये खींच रहा होगा और ये एंगल कितने पे है बच्चे, थीटा पे है। तो ध्यान से देखना, मेरे पास ये जो T1 फोर्स है ये एंगल थीटा पे लग रहा होगा। अब इस T1 फोर्स का बच्चे मैं कंपोनेंट ले लूं, कंपोनेंट लूंगा तो क्या होगा, y डायरेक्शन में T1 cos थीटा आएगा और x डायरेक्शन में T1 sin थीटा आ जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखना बच्चे, पुली पे नेट फोर्स 0 होगा, यानी मैं कह सकता हूं कि इन पुली, एट पुली पे मेरे पास Fy डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। y डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, ऊपर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है T2, तो इसको प्लस लिख दूं। नीचे डायरेक्शन में लग रहा है एक T1, तो माइनस T1 लिख दूं। और नीचे डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है माइनस T1 cos थीटा, cos थीटा, और ये किसकी वैल्यू होगी, इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चे जो मेरे पास T1, ध्यान से देखना, T1 की वैल्यू F के इक्वल है, तो T1 का और T2 क्या माना था ये, और ये मेरे पास T1, तो बच्चे T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T1 प्लस T1 cos थीटा। T1 की वैल्यू बच्चे F है, यानी F1 प्लस cos थीटा। क्या ये आंसर हो जाएगा बच्चे? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है फिर मुझे बताना, एक बार सोचना समझना और देखना कि क्या मैंने कुछ गलत किया है, कैसे सॉल्व किया। पहले हर बार में मैंने क्या बोला कि मुझे फ्री बॉडी डायग्राम सही बनाना है, दैट्स इट भैया। फ्री बॉडी डायग्राम ही तो सारी चीजों का बना के चल रहा हूं मैं। और फ्री बॉडी डायग्राम में करता ही क्या हूं, पहले इनविजिबल फोर्स देख रहा था mg, फिर कांटेक्ट पॉइंट देख रहा था ताकि मैं कांटेक्ट फोर्स लगा सकूं। अब यहां मेरे पास दो ही तरह के कांटेक्ट फोर्स मिलेंगे, या नॉर्मल फोर्स या टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स हमेशा मेरे पास बच्चे रस्सी के डायरेक्शन में ही होगा, खींचने वाले का फोर्स होगा, और नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, हमेशा पुश करने वाला फोर्स। बस इतना ही काम करना है अपने को। क्लियर है? ये क्वेश्चन अगर क्लियर है बच्चे तो एक बार थम्स अप बोल देना ताकि मुझे पता चल जाए कि आप सबके सब ये क्वेश्चन करने के लिए सक्षम हो। अब क्लियर है बच्चे? बच्चे एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, कि मेरे पास मुझे इस ब्लॉक M का मास फाइंड आउट करना है, सो कि मेरे पास ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। सो सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। मुझे ये मास पता है स्मॉल m, इसका मास कैपिटल M है, और मुझे ये कैपिटल M का मास फाइंड आउट करना है, सो कि ये पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम पे रहे। क्या बात सही है? क्वेश्चन सॉल्व करना बच्चे, आंसर बताना कितना आएगा, और ये एंगल मेरे पास थीटा दिया हुआ है। ये चीज बच्चे कोई दिक्कत इसमें? देखना बच्चे, यहां पे भी मैं सेम काम करूंगा। मैं पहले एक बार ब्लॉक स्मॉल m की फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा और एक बार कैपिटल M का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, और फिर क्या करूंगा, अगर इक्विलिब्रियम पे है तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, और फिर उस एक्सेलरेशन को 0 करते हुए मैं इक्वेशन बिल्डअप करूंगा x एक्सिस y एक्सिस में, ठीक है ना, यानी वहां पे 0 हो। करें क्वेश्चन अपन? चलो अब बच्चे ज्यादा नहीं देखेंगे, यहीं पे मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, समझने और सोचने का काम करना है, फिर अलग बना देता हूं वरना आप लोगों को दिक्कत होगा, क्योंकि इनिशियल टाइम है। हमेशा याद रखना बच्चे, जब किसी चीज की शुरुआत करें ना तो उसको बड़े नीट एंड क्लीन तरीके से काम करें, बाद में फिर रफ में उल्टा पुल्टा कोच करके कैसे भी कर लेते हो, मगर शुरुआत में बहुत अच्छे ढंग से करना। चलो मैं इस ब्लॉक M के लिए बात करता हूं। यहां पे मेरे पास ये सरफेस था ब्लॉक के लिए, ये एंगल थीटा था, है ना। इस ब्लॉक का जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। सर एक इनविजिबल फोर्स mg, सर एक कांटेक्ट पॉइंट है तो सर नॉर्मल फोर्स लगेगा, एक n1 लिख दिया। फिर सर एक यहाँ पे टेंशन है, रस्सी भी तो है, रस्सी भी तो कांटेक्ट पॉइंट में आप ऐड करोगे, तो ये भी एक कांटेक्ट पॉइंट है, यहाँ एक कांटेक्ट पॉइंट था, तो सर रस्सी खींचने वाला फोर्स है और मैं उस टेंशन को T मान लेता हूँ। इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया क्या?
अब एक बार इस ब्लॉक एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। सर ब्लॉक एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं क्या आता है। कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, देखना क्या आएगा बच्चे। एक तो मेरे पास नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा कितना, mg डाउनवर्ड लगा। एक कौन सा फोर्स लगेगा बच्चे, टेंशन फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, ये पॉइंट पे कांटेक्ट फोर्स। टेंशन क्या टी ही होगा बच्चे, ध्यान से देखना। क्या इस रस्सी में अगर यहां पे टेंशन फोर्स टी लग रहा है तो क्या इस रस्सी में भी टेंशन फोर्स टी ही लगेगा? क्यों? क्योंकि आइडियल रस्सी है, हर एक पॉइंट का टेंशन सेम ही होने वाला है, ठीक है ना। अब यहां पे मुझे पता चल गया इक्विलिब्रियम पे है तो इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन 0 है और इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन 0 है। क्या ये बात क्लियर है? अब देखना बच्चे, अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है तो क्या यहां पे y डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स 0 होगा, यानी क्या यहां पे टेंशन फोर्स mg के इक्वल होगा? एग्जैक्टली, क्योंकि t ऊपर है mg नीचे है तो ये t इक्वल टू कैपिटल mg होगा। अब जरा यहां पे बात करते हैं, n1 को मैं दो कंपोनेंट में बांट देता हूं बच्चे, एक कंपोनेंट x डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट बच्चे y डायरेक्शन में। देखना बच्चे, ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा n1 साइन थीटा और यहां पे मेरे पास ये जो कंपोनेंट आएगा ये n1 कॉस थीटा आएगा। क्या ये चीज क्लियर है? अब ध्यान से देखना बच्चे, इस टेंशन का भी मैं T फोर्स इक्वल कर देता हूं। अच्छा, n1 को करने से अच्छा ना आप mg का दो फोर्स अलग अलग कर लो। बताता हूं रीजन क्यों मैंने ऐसा किया, ध्यान से देखना। अच्छा, यहां पे जब आप बच्चे नॉर्मल को करोगे x एक्सिस y एक्सिस में, है ना, फिर करोगे टेंशन को x एक्सिस y एक्सिस में, इससे अच्छा यार m के ही mg वाले फंक्शन को ही एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट और एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कर दो, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। उससे देखना आएगा दोनों से आंसर। ट्रिक बच्चे अभी देखना, मैं ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना, ट्रिक अभी अपन नहीं करेंगे। मैं पहले बोल रहा हूं फिजिक्स में कभी पहले शुरुआत करने से पहले ट्रिक पे कभी मत जाया करो, कतई मत जाया करो बच्चे, बड़ा फंसोगे, ठीक है ना। पुराने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, जितने भी अभी तक टाइम हुआ है मुझे उस सारे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, शुरुआत में ट्रिक पे कभी मत जाना, ठीक है ना। ट्रिक पे जाना कब? जब आप बेसिक समझ लेना। रटना कब? जब आप बेसिक समझ लेना। ये दो चीज हमेशा बच्चे आप अपने टाइम पे याद रखे रहना। देखना, रट लोगे समझोगे नहीं तो भी पेपर में गलत आएगा, ठीक है। अगर समझ लिए और रटे नहीं फिर भी पेपर में नंबर कम आएगा। दोनों चीज हैं बच्चे, समझना इस चीज को। खैर ये अपन क्वेश्चन में करते हैं, mg का दो कंपोनेंट ले लेते हैं। mg का कंपोनेंट सर बचपन से लेते हुए आ रहे हैं, ये एंगल थीटा है 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा होगा, ये mg cos थीटा आएगा और यहाँ mg sin थीटा आएगा। अब ध्यान से देखना बच्चे, अगर मैं कहूं इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ब्लॉक का, नहीं, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, यानी टेंशन इक्वल टू mg साइन थीटा होगा और नॉर्मल इक्वल टू n1 इक्वल टू mg cos थीटा होगा। अब ध्यान से देखना बच्चे, कैपिटल M की वैल्यू मुझे फाइंड आउट मास ऑफ कैपिटल M। तो कैपिटल M की वैल्यू कितनी आ रही थी बच्चे? T बाई जी। अच्छा, T की वैल्यू यहां से कितनी आई? mg साइन थीटा, तो mg साइन थीटा डिवाइड बाई जी कितनी आ गई? m साइन थीटा। ये हो गया मेरा कैपिटल M की वैल्यू। तो चार ऑप्शन में मैं देके काम कर सकता था, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अच्छी बात है राकेश गुप्ता, आप आ गए। ये सारी चीजें समझ में आई, ठीक है। तो यहां पे बच्चे बेसिकली यही काम करना है अपने को। अच्छा, यहां पे फिर से मैं बोल दे रहा हूं क्यों केवल mg का कंपोनेंट लिया। mg का कंपोनेंट लूंगा तो यहां पे केवल एक ही कंपोनेंट करना पड़ेगा mg का। अगर x एक्सिस और y एक्सिस में कंपोनेंट किया ना तो पहले तो नॉर्मल का करूंगा, फिर टेंशन का, फिर दो झमेला आएगा, कोई मतलब नहीं है। अपना काम सस्ता करना है ना तो केवल mg का ले लूं और इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करूं और इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करूं। कंपोनेंट सर कैसे कंपोनेंट रहता है? अरे यार बच्चे ये क्या ही
हमेशा ध्यान रखना बच्चे, जैसे मान लो मेरे पास ये कोई फोर्स F है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, और ये थीटा है एंगल। अब इस F फोर्स को मैं दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ सकता हूँ, एक्स वाई नहीं बोल रहा हूं, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। एक फोर्स मेरा इस डायरेक्शन पे लग रहा है, इनको मैं दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ सकता हूं। ये एंगल थीटा है। जो एंगल बनता है अगर उसी डायरेक्शन में जा रहे हो तो कॉस थीटा ले लेना, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो साइन थीटा ले लेना। यहां पे देखना बच्चे, mg मेरे पास नीचे लग रहा था, ये एंगल था थीटा, तो क्या ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा? तो ये क्या एंगल बच्चे थीटा हो जाएगा। तो mg का ये वाला कंपोनेंट लूंगा तो थीटा के डायरेक्शन में गया तो mg cos थीटा, थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में गया तो mg sin थीटा। ठीक है ना, क्लियर है ये चीज, है ना बच्चे। आप अब कोई भी क्वेश्चन करोगे ना जो इक्विलिब्रियम पे आएगा, अरे बड़े इजी से होगा यार, बहुत आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बच्चे, कोई भी डाउट है ना, ठीक है ना बच्चे, आप कमेंट सेक्शन में करना, मैं बिल्कुल उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। चलिए बच्चे ठीक है, मेरे ख्याल से सारी की सारी चीजें आपको आज कवर अप हो गई होंगे। आज हमने जो भी किया वो सारी काम कर लेना आप, क्लियर है। एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चे, ये आप खुद से सॉल्व करना, ठीक है ना, ये एज आप होमवर्क मान लेना आप अपना। यहां पे मेरे पास दो सरफेस है, ये एंगल मेरे पास थीटा है, ये रस्सी 1 है, ये रस्सी 2 है और ये रस्सी 3 है। ठीक है ना, फाइंड आउट करना टी रस्सी 1 में टेंशन, रस्सी 2 में टेंशन और रस्सी 3 में टेंशन, ये आपका होमवर्क है। ठीक है ना, एक छोटा सा यहां पे आपको कल लेक्चर में बताऊंगा कि बच्चे अगर तीन फोर्स F1 F2 F3 ये जब क्वेश्चन करना तब ट्रिक है ये, ठीक है ना। ये एंगल θ1, ये एंगल θ2 और ये एंगल θ3 है, और मैं कह रहा हूं इस पॉइंट पे नेट फोर्स 0 है। अगर नेट फोर्स 0 है तो बच्चे एक इक्वेशन आता है, F1 के सामने वाला एंगल साइन θ3, F2 के सामने वाला एंगल साइन θ2 इज इक्वल टू F3 के सामने वाला एंगल साइन θ2, ये बराबर होता है। ये F2 के सामने वाला θ1 है तो ये θ1, ये बराबर होता है। आप सारा कंपोनेंट लेके करना, ठीक है ना, ये चीज आएगा। बट मैं इस वाले ट्रिक से सॉल्व करूंगा ना तो भी सेम आंसर आएगा, कल बात करेंगे, बट आप बेसिक से पहले चलना, फिर ये वाले ट्रिक के लिए बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये होमवर्क है, ये सारे के सारे लोग आप कर देना बच्चे। और